बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ अर्मिला हसन और मैं हूँ हस्बे मामूल हस्बे साबिक इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं। नए हफ्ते का आगाज़, नए दिन का आगाज़ करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। एक्सप्रेसो ट्यून इन कर चुके हैं, आपको खुश आमदीद कहते हैं इन अ ब्रांड न्यू एपिसोड। कल दुनिया खेल का सबसे बड़ा इवेंट उसका आगाज़ हुआ, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 द मोस्ट एंटिसिपेटेड इवेंट, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा बात की गई, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा लिखा गया, सबसे ज़्यादा प्लानिंग्स, और दुनिया भर में सबसे बड़ी खबर इस वक्त यही है। और इसकी शानदार इफ्तिताई तकरीब कल कतर दोहा में मुनक्किद हुई, जिसकी बहुत सारी खुशखबरियाँ थी, जिसकी बहुत सारी हाईलाइट्स थी, जिसकी बहुत सारी झलकियाँ थी। इसमें हम अगर बात करें BTS की, उसने परफॉर्म किया। अरब कल्चर की एक धूम नज़र आई। सऊदी वली अहद और तुर्क सदर समेत बहुत सारी आला शख्सियात दुनिया भर की इसमें शरीक हुई। एंड इट वॉज सच अ ग्रैंड हुआ। और ये पाकिस्तान कोई ऐसा मुस्लिम मुल्क है जिसने पहली बार फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी करने जा रहा है, तो कतर के लिए इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है। उसके साथ साथ जी मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेस थी, आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया, यानी जितनी ग्रैंड ये ओपनिंग सेरेमनी हो सकती थी उतनी ग्रैंड हुई। और इस हवाले से पाकिस्तानी फुटबॉल जो है इस इवेंट में इस्तेमाल होंगे। हमारे लिए इसमें सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि फीफा वर्ल्ड कप में जितने भी मैचेस होंगे, जितने भी फुटबॉल इस्तेमाल होंगे, वो सब मेड इन पाकिस्तान होंगे। इससे पहले भी हुआ है, लेकिन स्टिल इसमें बहुत सारी, और उसके साथ साथ कल मैं कहीं पढ़ भी रही थी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया, जब कतर को रियलाइज हुआ या उनको पता चला कि फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी कतर करने जा रहा है, तो इसमें इनको बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना दरकार था, जिसके लिए पाकिस्तानी जो लेबर है वो भी बहुत इन्वॉल्वमेंट रही। और 850 के करीब जो है लोग इसमें जान की बाजी भी हार गए। ये इतना ह्यूज नंबर है जिसमें लोगों की जो पार्टिसिपेशन रही पाकिस्तान की, अगर स्पेसिफिकली बिल्कुल। हम जो कि ओपनिंग सेरेमनी की बात करें तो मॉर्गन फ्रीमैन की कल जो एंट्री थी इस इफ्तिताई तकरीब के अंदर लोगों की तवज्जो का मरकज बनी। और फिर जिस तरीके से कुरानिक वर्सेस के जरिए ह्यूमैनिटी एंड पर्पस टू लिव को एक्सप्लेन किया गया, तिलावत कलाम पाक से इस सेरेमनी का आगाज़ किया गया। और फिर उसके बाद मुख्तलिफ जो अरब कल्चर का हिस्सा है, खासतौर पे जैसे तलवारों से रक्स है, अरब कल्चर का हिस्सा, वो पेश किया गया इस तकरीब के अंदर। जैसा कि हम इससे पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद हमें मुकम्मल तौर पे मगरबी तहजीब का अंग नजर आएगा, तो ऐसा नहीं था। कतर ने अपने तरीके से अरब कल्चर का भरपूर अक्स इसके अंदर दिखाया। और सऊदी वली अहद भी इस मौके पर मौजूद थे, तुर्क सदर मौजूद थे, और दुनिया भर की मजीद जो मारूफ और मशहूर शख्सियात हैं वो भी मौजूद थी। ऑलमोस्ट 66 फिक्सचर्स हैं जी। और जिसके सिलसिले का पहला मैच हुआ, एक्वाडोर और कतर मेज़बान मुल्क के दरमियान, और एक्वाडोर ने यह मुकाबला 2-0 से जीत लिया, कतर की नहीं चलने दी। ये एक रिवायत मौजूद है कि जो भी होस्ट कंट्री होता है वो पहला मुकाबला उसका होता है किसी भी मुल्क के साथ। तो कल एक्वाडोर ने इसमें अपने पहले मैच में कतर को हरा दिया 2-0 से। लेकिन इस वक्त जो इस मुकाबले के हवाले से आपको बताएं तो ये बहुत बड़ा, ओबियसली फुटबॉल की दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट है। फातिह टीम $42 मिलियन का जो इनाम है वो अपने साथ लेकर जाएगी। और इसका जो फाइनल है वो 18 दिसंबर को खेला जाएगा। और तकरीबन 10 लाख से ज़ायद शायकीन मुतवक्के है कि वो यहाँ पे आएंगे। और आपको बताएं, क्योंकि कतर एक छोटा मुल्क है, तो 3000 कमरों से ज़ायद तैरने वाले होटल्स इस वक्त मुख्तलिफ जगहों पर कतर में लंगर अंदाज हो गए हैं, जहाँ पे लोग क़याम कर सकेंगे। और यहाँ पे इतलात ये भी है कि एक कमरे का किराया तकरीबन 1 लाख पाकिस्तानी रुपए के बराबर होगा एक रात के लिए। ओए। और जो 37% जो 37% टिकट्स हैं वो कतरी लोगों ने खरीदे इन मैचेस के लिए। ये भी आपको बता दें तो ये कतर चूंकि सहरा होने की वजह से यहाँ पे टेम्परेचर बहुत गर्म होता है, लेकिन शाम को जब ये मैचेस हुआ करेंगे तो दर्जा हरारत 22 डिग्री तक रहेगा। सो फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से अपडेट्स हम आपको एक आपने जो टिकट्स की बात की है, कतर ने क्लेम किया है कि जो रूस में वर्ल्ड कप खेला गया था उसका रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है। वर्ल्ड कप से पहले 30 लाख टिकट खरीद लिए गए हैं। इससे पहले रशिया ने क्लेम किया था कि 24 लाख टिकट्स खरीदे गए थे वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले। सो कतर ने वो रिकॉर्ड ब्रेक किया। और जो एक मनफी प्रोपेगेंडा कतर के हवाले से किया जा रहा था कि कतर मेजबानी सही नहीं कर रहा, कुछ उनकी पाबंदियां थी, कुछ इस्लामी नुक्ता निगाह से उनकी पाबंदियां थी, लिबास के हवाले से, रहने सहने के हवाले से, उसको भी तनकीद का निशाना बनाया गया था। लेकिन फीफा ने कतर को डिफेंड किया था। शानदार ओपनिंग सेरेमनी हुई है और रिकॉर्ड ब्रेकिंग जो ऑडियंस है वो यहाँ पे आ रही है मैचेस को देखते। तो इस वर्ल्ड कप के हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी हम करेंगे, आपको साथ साथ देते रहेंगे। एक्सप्रेसो में कुछ स्पेशल भी होगा, इस बात को भी मेक श्योर करें। और फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से तो हमने बता दिया, जहाँ स्पोर्ट्स की बात होती है वहाँ क्रिकेट की बात भी होती है। और हम शाहीन शाह अफरीदी के अपेंडिक्स ऑपरेशन हो गया। मैंने उनकी तस्वीर देखी और पहले तो मैं बहुत डर गया भाई ये तस्वीर देख के। हमारे स्टार प्लेयर कुछ दिन पहले जो इतनी जबरदस्त इन स्विंग्स कर रहे थे और LBWs कर रहे थे,
एलेक्स हेल्स जैसे ज़बरदस्त प्लेयर्स को अचानक इनको क्या हो गया, देन आई गॉट टू नो कि इनका ऑपरेशन हुआ है, ये माशाल्लाह ठीक हैं, खतरे वाली कोई बात नहीं है इनकी फिटनेस के हवाले से या सेहत के हवाले से। लेकिन एक बात खतरे की है कि इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ में शामिल नहीं हो पाएंगे, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज़ है उसके खिलाफ शामिल नहीं हो पाएंगे। और इंग्लैंड की हमारी जो होम सीरीज़ आ रही है उसमें बड़ी उम्मीदें थी हमें, लेकिन शाहीन शाह चूँकि पहले भी बल्कि इससे पहले बहुत ज़्यादा क्रिकेट चूँकि खेल चुके हैं और मुसलसल उनको फिटनेस के मसाइल आ रहे हैं, सो इस वजह से शाहीन शाह अफरीदी हमें एक्शन में नजर नहीं आएंगे। लेकिन हमारी बेस्ट विशेस हैं सेहत हो और दोबारा से खेलते नजर आए और खेलते नजर आए। शाहीन शाह अफरीदी को हम मिस तो करेंगे डेफिनेटली, लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि भरपूर और प्रॉपर्ली रिकवर करके फील्ड में उतरे, ताकि फिर अल्लाह ना करे कि जो इंजरी के जो मामलात होते हैं ये ना हो। पॉलिटिकल खबर आज 11:30 बजे टीम भी अनाउंस हो रही है अगेंस्ट इंग्लैंड। अच्छा, हमारे पास बहुत कुछ है आज ना, सुबह हमारे प्रोड्यूसर साहब ये कहते हैं आज बहुत कुछ है, मतलब सही है। पॉलिटिकल खबरों पे भी हमने बात करनी है, लेकिन उससे पहले एक नया स्टंट सामने आया जी। तस्नीम हैदर साहब की नामी एक शख्सियत नमूदार हुई और उन्होंने कुछ इल्जामात लगाए, जिसका जवाब में मुस्लिम लीग नून ने कहा है कि ये लंदन के तर्जुमान है ही नहीं। तो आपने सुन लिया, ये आपने इसको स्टंट कह दिया, पीटीआई वाले नाराज हो जाएंगे। भाई ये खबर है, हम इसको खबर ही कहेंगे। पॉलिटिक्स के अंदर स्टंट्स चल रहे हैं, अब खबरें नहीं है। बेनकाब होंगी हकायक, वो जो भी सूरत हाल सामने आएगी। लेकिन तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उसने कह दिया कि भाई अब हम मकामी जो पंजाब की क़यादत उससे पूछताछ करेंगे कि ये साहब कौन है। और ये अरशद शरीफ साहब के कत्ल के मंसूबे के बारे में इन्होंने कहा है कि वो साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब, उनकी साहबजादी पर इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है और कुछ उनके रुफ़क़ा उन पे इल्ज़ाम लगाया है। और उसके साथ साथ इमरान खान साहब के हवाले से भी उनके कत्ल के मंसूबे की बात इन्होंने की है कि वो प्लान किया गया। पहले ये बात करते हुए लोग सोचते थे, घबराते थे, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बट नाउ इट हैज़ बीन सो कॉमन कि किसी इतनी बड़ी शख्सियत जैसे इमरान खान है, जैसे नवाज शरीफ हैं, जितनी बड़ी शख्सियात हैं, इनके हवाले से इस तरह की बात कर दी जाती है। मैं हैरान हूँ और हमारी फिर मजबूरी है कि हम इसको नशर भी करते हैं, क्योंकि ये बड़ी खबरें हैं और एट द एंड ऑफ द डे आई एम लिटरली सरप्राइज्ड कि किसी के कत्ल की साजिश की बात करना, किसी पर डायरेक्टली इल्जाम लगाना, पहले शायद लोग ढके छुपे अल्फाज में कुछ कोड वर्ड्स के अंदर बात किया करते थे, लेकिन अब बहुत ब्लंटली कहा जाता है। आपने इनके भी शायद प्रेस टॉक में भी स्किप कहा, जिसमें इन्होंने बाकायदा तौर पे आर्म्स की बात की, शूटर्स की बात की। मैं हैरान हो रहा था और सोशल मीडिया पे बहुत सर्कुलेट कर रही है हम किस किस्म का इंतहा पसंद मुआशरा बना रहे हैं। फवाद चौधरी का रिएक्शन देखिए। जी, मैं उनका रिएक्शन तो माशाल्लाह नजर आ ही जाता है। और दूसरी बात ये, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि कूल डाउन करें, टेम्परेचर को नीचे लेके आए। किस जानिब लेके जा रहे हैं, यंगस्टर्स को किस जानिब लेके जा रहे हैं, बहुत गलत ट्रेंड है। और ये सेट हो गया अनफॉर्चुनेटली, इसको आप जब तक आप खुद ब्रेक करने की कोशिश करेंगे ट्रेंड खत्म नहीं हो सकता। अनफॉर्चुनेटली सियासत पे हमने जाके बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन चूंकि इकोनॉमी को भी हम डिस्कस करते हैं, इकोनॉमी पे भी आज हमने बात करनी है। लेकिन अभी आपको बताएंगे आज की बड़ी खबर। बड़ी खबर में कदरे अच्छी खबर है। एक तो पाकिस्तान में सैलाब से तबाहकारियां हुई थी, हमें मालूम है पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाला मुल्क है मौसमियाती तब्दीलियों से। इसके जवाब में पाकिस्तान की कुछ सिफारती कोशिशें थी जो कि रंग ला रही हैं। थोड़ा सा हम आपको पस मंज़र बता देते हैं। जो सैलाब से जानी और माली नुकसान हुआ, इसको मौसमियाती कत्लेआम कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इस तबाही में, बर्बादी में जो दुनिया की फैलाई गई आलूदगी है, जिसमें पाकिस्तान का कोई हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान बहुत मुतासिर हुआ। पाकिस्तान ने दुनिया के सामने अपना मुकदमा रखा और दुनिया को बावर कराया कि इस आलूदगी का जिसका पाकिस्तान शिकार हो रहा है, इसका पाकिस्तान जिम्मेदार नहीं है। हमारे नुकसानात का अजाला किया जाए। और हमने आपको बताया था तकरीबन $30 अरब पाकिस्तान को इसका नुकसान हुआ था। इसके जवाब में जो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने भी इस हवाले से दुनिया को बताया, पाकिस्तान की मदद करने का कहा। अब हम जो देख रहे हैं अहम डेवलपमेंट जो है इस हवाले से कि पाकिस्तान की कोशिशों के बाद COP27 इजलास में माहौलियाती नुकसान के हवाले से एक फंड कायम कर दिया गया है। इत्तफाक हो गया है। मिस्र के शहर शर्म शेख में ये 2 हफ्ते से कॉन्फ्रेंस जारी थी। इसमें पाकिस्तान समेत जो मुख्तलिफ तरक्की पजीर ममालिक हैं, उन्होंने मालदार और आलूदगी फैलाने वाले ममालिक से मुतालबा किया था कि उन्हें जो तबाही उनकी हो रही है उसका इजाला किया जाए। वफाकी वजीर बराए माहौलियाती तब्दीली शहरी रहमान का कहना है कि ये इंसाफ की जानिब, माहौलियाती और मौसमियाती इंसाफ की जानिब पहला कदम है। 134 ममालिक के लिए ये फंड कायम किया गया है। बिल्कुल 30 साल लगे इस पर। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया और अहम कामयाबी पे शहरी रहमान और उनकी टीम की
मेहनत को काबिल तारीफ करार दिया। पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज से बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है और उसका जो हम पिछले कुछ अरसे में बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं और सैलाब उसकी एक बहुत मेजर रीज़न थी। इसी हवाले से बात करेंगे डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ। डॉक्टर खाकान नजीब, नॉर्मली चूँकि इकॉनमी तो बात करते हैं लेकिन क्लाइमेट चेंज भी हमारा एक बहुत मेजर इशू है और इस इजलास के हवाले से भी डॉक्टर खाकान से बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर खाकान एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप यू आर डूइंग वेल। डॉक्टर खाकान, पाकिस्तान के लिए बड़ी डेवलपमेंट की बात है और पाकिस्तान काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहा है कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से आलमी दुनिया की तवज्जो इस जानिब दिलाई जाए और बिलाखिर अगर ये फंड कायम करने का कहा गया है तो ये एक अच्छा जो कह लें डेवलपमेंट है सारे प्रोसेस के अंदर क्लाइमेट चेंज को लेके। Sure. Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. It's always my pleasure to be with you guys. आपने अच्छी बात की कि टेम्परेचर्स जो दुनिया के हैं वो फिजिकली भी और मेंटली भी नीचे लाने की ज़रूरत है। सो एक्चुअली द COP27 भी जो थी वो सारी और पेरिस एग्रीमेंट जो 2015 में हुआ वो इसी चीज़ पर बेस थी कि जो टेम्परेचर का बढ़ना है उसको लिमिट किया जाए प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स पे, जिसका मतलब है 1.5 डिग्रीज। अभी ऐसा नहीं हो पाया। टेम्परेचर जो है अभी 2 से 2.5 डिग्री तक बढ़ने की एस्टिमेशन है बिकॉज कई एमिटर्स कोल और फॉसिल फ्यूल्स पर बेस्ड काम कर रहे हैं। इसको देखते हुए उसका जो डैमेज है वो डेवलपिंग कंट्रीज में बहुत सा दिखाई दिया और स्पेशली पाकिस्तान में दिखाई दिया। सबने देखा हम बहुत वार्म क्लाइमेट से इतने हाई फ्लड्स पे गए जिसमें मैं बारहा कहता हूँ कि 33 मिलियन लोग जो हैं वो डिस्प्लेस्ड हैं, डैमेज टू इंफ्रास्ट्रक्चर, डैमेज टू हाउसिंग। I was told a figure the other day कि 1 लाख प्रेग्नेंट वुमेन पंजाब में डिस्टर्ब्ड हैं। सो it's a huge damage, बट असल उसकी वजह वही थी जो आपने कहा, टेम्परेचर्स पॉलिटिकल फ्रंट पे भी कम होने चाहिए बट फिजिकली दुनिया में भी कम होने चाहिए। सो इसके लिए कोशिश एक बहुत अरसे से ये की जा रही थी कि एटलीस्ट जो डेवलपिंग वर्ल्ड है जो कि हर्ट ज़्यादा हो रहा है बट वो उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, और उससे कंट्रीब्यूट ना करने से अगर आप उतनी एनर्जी नहीं बना रहे तो आप उतनी एक्सपोर्ट नहीं कर रहे फॉर एग्जांपल, या आप उतना उससे फायदा नहीं उठा रहे, आपकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन उतनी नहीं है बट आपका हर्ट जो है बिकॉज दुनिया में ऐसा हो रहा है उस तरफ जा रहा है। तो उसके लिए एक लॉस एंड डैमेज फंड बनाया जाए और ये बहुत अरसे से ये कोशिश हो रही थी। बट इसमें चूंकि डिफिकल्टी ये थी कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे लगता था कि लेनी पड़ेगी, बट बारिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर अब ये एग्री हो गया कि अगले 1 साल में इसके कोई खद्दोखाल फिक्स किए जाएंगे और दुबई में जब नेक्स्ट COP28 आई सपोज होगी तो इसमें एक ट्रांजिशनरी कमेटी इसको ऐसी सूरत में लाएगी कि इस पे हम मूव फॉरवर्ड कर सकें। आई होप कि हम इससे जल्दी ये काम कर सकेंगे। बट पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसका एक अभी तखमीना आपने देखा है कि $30 अरब के करीब आया है, और याद रखिए कि ये $30 अरब क्योंकि लोग अब इसको थोड़ा सा चैलेंज कर रहे हैं, इसमें एक इकोनॉमिक लॉस है और एक फिजिकल लॉस है। सो ये सिर्फ ये बात नहीं हम कह रहे, हमें एक इकोनॉमी को जो स्लो डाउन हुआ, जो लॉस ऑफ एग्रीकल्चर हुआ, सो दिस इज द होल गुड सिचुएशन कि एक चलें, एक रियलाइजेशन है कि देयर शुड बी सर्टेन कॉम्पेंसेशन व्हिच शुड बी मेड फॉर द डीड्स जो हमने किए हैं। तो डॉक्टर साहब, सिंस वी नो COP27 को हम डिस्कस कर रहे हैं, ये एक पॉलिसी फोरम है, इस पे मुख्तलिफ औकात के अंदर डिसीजंस लिए जाते रहेंगे, पॉलिसीज आती रहेंगी जिसका लॉन्ग टर्म के अंदर एक तो प्लानिंग के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, और जो तरक्की पजीर ममालिक हैं पाकिस्तान जैसे, उनको काफ़ी सारे फ़वाइद इससे हासिल हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पॉलिसीज़, एंड देन ओबियसली फाइनेंशियल सपोर्ट भी इसमें कहीं ना कहीं ज़रूर आ जाती है चूँकि ये भी यूनाइटेड नेशंस का एजेंडा है। पाकिस्तान की जानिब से या पाकिस्तान जैसे ममालिक की जानिब से डॉक्टर साहब आइडियल अप्रोच क्या होनी चाहिए इस डिसीजन के बाद? देखिए, आइडियल अप्रोच तो यही होनी चाहिए, आपने अच्छी बात की कि हमने खुद क्या करना है। इन द एंड जिंदगी में ओनस तरक्की का ममालिक पर होता है, अपने इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करने का जो लार्जली ओनस है वो हम पर होता है। वो इस तरह से कि अगर हमने बिल्ड बैक करना है तो हमें बेहतर बिल्ड बैक करना पड़ेगा, हमें अपनी फिजाई आलूदगी जो है उसको देखना पड़ेगा, हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि हम सीवरेज का निज़ाम बहुत बेहतर बना सकें, हम जो पानी का फ्लो है उसका निज़ाम बेहतर बना सकें, हम बिल्डिंग्स जो हैं वो उस तरह की बना सकें। आपने देखा कि कई होटल्स ऐसे स्वीप हुए जो कि पानी के बिल्कुल रास्ते में बने हुए थे। सो इन द एंड जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर न्यू बिल्डिंग है हमें उस तरह करनी है। ऑफ कोर्स
हमें खुद डैम्स बनाने हैं जो कि हम इसलिए नहीं बना पाते कि एक तो उसके लिए फंड्स बहुत चाहिए होते हैं, फिर उनका टाइम पीरियड बहुत लंबा होता है। हमें उस तरफ सोचना है कि मरगला अपना तरबेला और के बाद हमने कोई मंगला और तरबेला के बाद हमने कोई बड़ा डैम नहीं बनाया, रेजिंग ज़रूर की है। अब हमारा इस तरफ लाए अमल होना चाहिए। सो ऑल इन ऑल हमें बिल्ड बैक करना है, बट एनवायरमेंटली फ्रेंडली बिल्ड बैक करना है, एनवायरमेंटली रेजिलिएंट बिल्ड बैक करना है। सो ऑफ कोर्स ये कोशिश ठीक हो गया। डॉक्टर खाकान, जिस तरह से आपने खुद भी कहा कि पाकिस्तान चूँकि उन ममालिक में आता है जिनको क्लाइमेट चेंज की हमें चैलेंजेस है, और अगर हमें बिल्ड बैक करना है तो हमें जो कह लें क्लाइमेट फ्रेंडली चीज़ों की तरफ जाना होगा। अब ये जो फंड कायम किया गया है, जो पॉलिसी मेकिंग हुई है, आपको क्या लगता है पाकिस्तान को इसका क्या फ़ायदा होगा स्पेसिफिकली, और इन फंड्स को या जो भी चीज़ें हमें मिलेंगी उसको बेहतर अंदाज में यूटिलाइज करना, अभी इटसेल्फ पाकिस्तान को इस पर बहुत काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम पे इम्पैक्ट आ रहा है तो हम शायद उन डेवलप ममालिक की तरह चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। सो इस हवाले से भी बताइएगा। देखिए ना, ये तो चाहे आप उसको एड कहें, ग्रांट कहें, अभी इसके खद्दोखाल जो हैं वो किसी के सामने नहीं आए। और जैसे मैंने कहा, जो इनिशियल खबरें हैं वो यही हैं कि एक ट्रांजिशनरी कमेटी इस पे काम करेगी, और लेट्स सी कि ये एक व्हाट आई वुड होप इज कि इंटरनेशनल कम्युनिटी एक लॉन्ग टर्म के फंड्स जो हैं वो देगी, बिकॉज ये लॉन्ग टर्म जिसको हम लॉन्ग जेस्टेशन कहते हैं, यानी कि कंप्लीट होने में भी आपको पता है अगर डैम बनता है तो 5 से 8 साल लगते हैं, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होता है वो भी एक लॉन्ग टर्म काम है। सो एक तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें जो हैं इस फंड की क्रिएशन में ये देखा जाएगा कि ये जो भी फाइनेंसिंग डेवलप्ड वर्ल्ड को जाएगी, ये उसकी जो टाइम फ्रेम है, उसकी जो फोकस है वो ऐसा होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा बनाया जा सके। फिर कंट्रीज को उस पर सीखना है ऑफ कोर्स कि ये कैसे किया जा सकता है, और पाकिस्तान को अपना जो न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। ऑफ कोर्स एक तो ये है कि अगर हम जाना चाहते हैं एनर्जी में स्पेशली, एंड वी वांट टू गो टू पाकिस्तान में विंड की भी एरियाज मौजूद हैं। पाकिस्तान में सूरज तो आप सबको मालूम है बहुत मौजूद है। सो हमें सोचा ये जा रहा है कि अगले आने वाले सालों में 8 से 10,000 मेगावाट सोलर पे जाने का एक प्लान बनाया जा रहा है। अगेन मैं कहता चलूं कि ये डेज या वीक्स या मंथ्स की बात नहीं, ऑफ कोर्स ओवर द इयर्स ये ट्रांजिशन जो है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ा अहम इसमें नुक्ता है। अभी तो हम बात कर रहे हैं कि वो ममालिक जो कि इससे नुकसान उठाते हैं, पाकिस्तान उसकी क्लासिक एग्जाम्पल है, उनको सपोर्ट कैसे किया जाए या उनको उठाया कैसे जाए, लेकिन दूसरी जानिब वो ममालिक हैं जो कि इसका बायस है, हम सबको मालूम है। क्या इस ट्रांजिशन के बाद या इस डिसीजन के बाद उन ममालिक को जो कार्बन एमिशन है जिसका वो बायस बन रहे हैं, उससे रोकने के लिए भी कोई इक़दाम हो पाएंगे? क्या ये बॉडी मुअस्सर साबित होगी आपके ख्याल में? चूँकि वो ममालिक जो कि आलूदगी का बायस बन रहे हैं, वो तो उनका चाहे वो प्रोडक्शन प्रोसेस है, चाहे वो जो मुख्तलिफ ज़रिए हैं जिसके ज़रिए वो कार्बन एमिशन का बायस बन रहे हैं, उसको तो शायद वो रोकने के लिए तैयार ना हो, चूँकि इसका ताल्लुक बहरहाल उनकी तरक्की से। तो आपने बहुत ही कलीदी बात सामने रखी है। देखिए ना, अगर मैं आपको कोई चोट दे रहा हूँ और फिर मैं उसके लिए आपको पैसे दे रहा हूँ, तो उससे बेहतर है कि मैं वो चोट देना आपको कम कर दूँ या बंद कर दूँ। सो अगर आप इस पे यूएन सेक्रेटरी जनरल का सिर्फ स्टेटमेंट ही देखें तो वो बहुत आई थिंक वाज़ेह कर देता है सिचुएशन को, कि उन्होंने कहा कि जो हमारा ग्लोब है वो एक इमरजेंसी रूम जैसी सिचुएशन में है और हमें उसको निकालने के लिए बहुत कुछ करना है। सो हम आगे नहीं इतना बढ़ सके COP27 में कि हम वो जो 1.5 डिग्री है जो कि अकॉर्ड है 2015 पेरिस का, जब उसमें ये कहा गया था अभी भी जो एमिटर्स हैं दे आर ओवर देयर लिमिट्स, एंड जो फॉसिल फ्यूल और कोल है, ये 2 चीजें हैं जो इसको सबसे बढ़कर करती हैं। उसको नीचे लाने में अभी तक हम उस तरह से मूव नहीं कर पाए कि हम अपना 1.5 का जो गोल है वो पूरा कर सके। सो उस पे जो तवज्जो है, बट उस पे जो प्रोग्रेस है वो लिमिटेड है। उस पे जो प्रोग्रेस है उसकी पेस जो है वो नहीं है कि हम प्री इंडस्ट्रियल एरा में 1.5 डिग्री की वार्मिंग पर जा सकें। सो दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड उसके लिए ऑफ कोर्स चूंकि डेवलप
वर्ल्ड की तरक्की, उनकी सारी लाइफस्टाइल उस पर डिपेंडेंट है। तो सही कहा आपने। ठीक हो गया, उनका रोल भी बनता है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर खाकान, बहुत शुक्रिया कि आपने इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर क्लाइमेट चेंज को हम डिस्कस कर रहे थे। एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हुई है कि 134 ममालिक के लिए जो फंड कायम किया गया है, इसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली पाकिस्तान को कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा अगर इसमें बेहतर अंदाज में इम्प्लीमेंट किया जा सके। हमने सैलाब ज़दगान की इनमें ज़रूर बात करनी है। मौसम चूँकि बदल रहा है, सैलाब से मुतासरा लोग अभी भी मुश्किल में हैं, आपने उनको नहीं भूलना। हम बार बार याद दहानी की कोशिश करते हैं, खुद को भी और आपको भी, कि हमारे बहन भाइयों को हमारी ज़रूरत है, उनकी जितनी मुमकिन हो सके हेल्प करें। बिल्कुल। और डू वी हैव टू गो फॉर अ ब्रेक? यस, लेकिन उससे पहले हमने थल जीप रैली की हमने बात करनी है। वही मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि हम बता दें या बाद में बताएं। वेल जी, 7वीं थल जीप रैली है, मनाजिर आपके सामने है। हमने अपने लास्ट प्रोग्राम में जिक्र किया था, इज गोइंग टू स्टार्ट। और ये नामवर रेसर नादिर मक्सी साहब के नाम रही है। नादिर मक्सी साहब नहीं जाने देते इस रेस को हर दफ़ा, बहुत ज़बरदस्त रेसर हैं। ये ट्रैक 2 घंटे 10 मिनट में मुकम्मल किया। आसिफ फजल चौधरी साहब 2 घंटे 12 मिनट में पहुंचे, 2 मिनट से ताखीर हो गई, दूसरे नंबर पर आए। जबकि जाफर मक्सी साहब भी इस ट्रैक को चेस करने में कामयाब हुए और 2 घंटे 50 मिनट में तय करके उन्होंने तीसरी पोजीशन अपने नाम की। खवातीन की कैटेगरी में रुबाब सुल्तान का जो फासला था, उन्होंने 1 घंटे 30 मिनट में तय करके रेस में वो पहले नंबर पर रही। थल जीप रैली के हवाले से जी हम आपको बता रहे हैं, जारी है और पूरी दुनिया में ये बहुत पॉपुलर जीप रैली है जिसमें बहुत सारे लोग आते हैं। सो इस हवाले से हम आपको बता रहे थे। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब आपकी मुलाकात करवाते हैं एक्सप्रेसो हीरो से। सऊदी ओलंपिक्स गेम्स 2022 की जो अपनी नौयत का सऊदी अरब का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट था, जिसमें विमेन टेबल टेनिस के सिंगल्स टाइटल में पाकिस्तानी खिलाड़ी सुरूज साजिद हुसैन ने गोल्ड मेडल हासिल किया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। सुरूज के हवाले से आपको बताएं तो सऊदी अरब के शहर दमाम में अपने वालिदैन के साथ रिहाइश पजीर है। इन्होंने टेबल टेनिस के अंदर जो गोल्ड मेडल हासिल किया है। सुरूज इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात कर लेते हैं। Let's talk to Suruj. Welcome to Expresso, Suruj. I hope you're doing great and बहुत ज़्यादा मुबारक आपको, आपने बहुत ज़बरदस्त टाइटल विन किया। हमारा एक टिपिकल सवाल है, लेकिन सबसे हम पूछते हैं, हाउ वाज द जर्नी, कैसे हुआ ये? Well, like it was a really hard journey, especially for me because all the way पहले हमारे पास शुरू में हमारे पास जगह नहीं होती थी खेलने के लिए, यहाँ पे लड़कियों के लिए इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। And but then my brother he went to वो एक यहाँ पर हमारे जिस लहाना क्लब में गया, तो मेरे बाबा ने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप मेरी बेटी को भी खिला लें अगर आप खिला सकते हैं। तो फिर वहाँ से भी शुरू की। इट वाज अ रियली हार्ड जर्नी, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेरी मेहनत का मेरा फल दिया। जबरदस्त। जरूर अपने इस मुकाबले के हवाले से आप बताओ, कितना टफ था और किसके साथ आपका मुकाबला था जिसमें आपको ये गोल्ड मेडल मिला? टफ बहुत था, स्पेशली लड़कियों ने यहाँ पे बहुत मेहनत की है सऊदी ओलंपिक्स के लिए। नॉट मी, ऑल द गर्ल्स इन द क्लब्स, लाइक एवरी क्लब हैज देयर ओन गर्ल एंड दे आर प्लेइंग रियली हार्ड टू अचीव दिस। सो मेरा मेरा मोस्ट हार्ड मैच जो हुआ था वो सेमीफाइनल्स में हुआ था शदन के साथ, बिकॉज माई वीकनेस इज अगेंस्ट पिंपल्स. So, but recently my coach he just started my training with that type of racket. But alhamdulillah, match was with it was from Ittefaq Club. तो मेरा उससे मुकाबला हुआ था फाइनल में, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई वॉन अगेंस्ट। दैट्स रियली ग्रेट। एक तो ये बताइए हमें कि यू सीम यंग, तो बड़ा आपका फ्यूचर हो सकता है इसके अंदर। क्या आप फुल टाइम एज प्रोफेशनल टेबल टेनिस प्लेयर इन फ्यूचर सरूज अपने आप को आप देख रही हैं? पाकिस्तान में एक टाइम पे ख़वातीन भी और हजरात भी बहुत अच्छी टेबल टेनिस खेलते रहे हैं और पाकिस्तान का इसमें बड़ा अच्छा फ्यूचर हो सकता है। आप कैसे देख रही हैं अपने फ्यूचर को इस गेम को लेकर? To be honest, I am seeing myself as a professional table tennis player because it is my dream. मुझे table tennis, if I'm free, the only thing I think about is my game. So I really wish that I could be a professional table tennis. So I'm working really hard. And if I ask why just table tennis? टेबल टेनिस क्यों, लॉन्ग टेनिस क्यों नहीं, या स्क्वॉश क्यों नहीं, कोई और खेल क्यों नहीं? Why just table tennis? What's the reason behind? Actually, there are other games too that I like. For example, I like football and I like badminton. But table tennis is a game
that I like playing. वो एक ऐसी गेम है जिसमें मुझे एक दिली सुकून मिलता है. I forget all of the tension or the stress that I have behind. So it is a game that I enjoy. So it is a game that also give me happiness and give me a lot of peace. So that is why I like table tennis a lot. ये बहुत ज़्यादा ही सुकून देती है मुझे तो. जबरदस्त. अच्छा, मुझे ये बताएं सरोज कि आप सऊदी अरब के अंदर इस और लड़कियों की जो तादाद है, रेशो है, वो किस तरह से है, और वहाँ पे तो कोई इस तरह के मसाइल नहीं है कि आप ज़्यादा लड़के खेलते हैं, या ट्रेनिंग के हवाले से ओवरऑल वहाँ पर ख़वातीन या बच्चियों के लिए कितनी फैसिलिटीज़ हैं ट्रेनिंग को लेके? शुरू में लाइक अबाउट 3 साल पहले यहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी. लड़कियाँ यहाँ पे एज कम्पेयर टू बॉयज़ यहाँ पे कम है. आई थिंक टोटल लड़कियाँ जिन्होंने टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया है वो ओनली 16 है, एंड बॉयज़ वर अबव 30. उन लोगों की स्ट्रेंथ ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू गर्ल्स. फैसिलिटीज़ प्रोवाइड जो होती है वो लड़कियों को उतनी ही होती है जितनी लड़कों की होती है. यहाँ पे इतना कंपैरिजन नहीं है. तो बट द स्ट्रेंथ ऑफ द गर्ल्स इज लेस देन दैट ऑफ बॉयज. क्योंकि यहाँ पर लड़कियों की जो उन्होंने परमिशन दी थी वो लेट दी. सही है. सरोज, पेरेंट्स का कितना रोल होता है एक लड़की को प्रोफेशनली ऐसे स्पोर्ट्स के अंदर लाने के हवाले से? पेरेंट्स कितना रोल प्ले करते हैं आपके ख्याल में? जो पेरेंट्स आपको देख रहे हैं वो कितना रोल प्ले कर सकते हैं फीमेल प्लेयर्स को आगे लाने के लिए? Well, I think so. My dad, my parents both supported me a lot. मैं अपने फादर के अगर मैं पास में जाऊं जहाँ पे मेरे पास जगह नहीं थी खेलने की, तो मैं तो सोच ही नहीं सकती अपने फादर के बगैर कि मैं खेल पाती. क्योंकि मेरे फादर ने जिस तरह से क्या कहते हैं सबके प्लीज किया, सबको रिक्वेस्ट की सबको कि मेरी बेटी को खिला लें. आई कुड हैव नेवर डन दैट. सो टू माई मदर जिन्होंने मेरी गेम के साथ साथ मेरी पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखा. And I got really good marks in my previous class, grade 2. So parents की support बहुत ज़्यादा होती है. नो डाउट पेरेंट्स की सपोर्ट के बगैर सरोज कुछ भी पॉसिबल नहीं है. यू आर लकी इनफ कि आपको अपने वालिद की, अपने घर वालों की सपोर्ट हासिल है. वो विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू सो मच. सो प्राउड ऑफ यू. अल्लाह करे आप इसी तरह से मुस्तकबिल के अंदर भी कामयाबियाँ समेटती चली जाएं. सरोज साजिद हुसैन हमारे साथ मौजूद थी. टेबल टेनिस में उन्होंने गोल्ड मेडल लिया है, जिनसे हम बात कर रहे थे. अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे. वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो. अब एक ऐसी शख्सियत का जिक्र करते हैं जब मैं उनका नाम लेता हूं लाहौर में रहते हुए तो मेरा सर अदब से झुक जाता है. हम सर गंगाराम की बात कर रहे हैं जिन्होंने लाहौर को लेकर और ओवरऑल सब कॉन्टिनेंट के अंदर बेशुमार फलाही काम किए. उनका नाम सदियों तक याद रखा जाएगा, रखा जा रहा है. उनकी पोती परपोती बनती हैं. हाँ. वो पाकिस्तान के विजिट पर है जिनका नाम है सेनेटर कैशा राम, जिनका ताल्लुक वैसे तो अमरीका से, अमरीकी सेनेटर हैं. लाहौर के दौरे पर आई. उनको मुख्तलिफ जो तारीखी मकामात हैं लाहौर के उसका दौरा कराया गया और उसके साथ साथ वो उस तारीखी समाधि में भी गई जो कि उनके परदादा से मौसूम है उनके नाम से. और वहाँ पर उनको उनके परदादा के जो मुख्तलिफ बेहतरीन काम थे उसके ऊपर उनको ब्रीफ किया गया. एंड वी वर फीलिंग, हम अभी बात कर रहे थे कि कितना प्राउड मोमेंट होता है ग्रैंड डॉटर के लिए जब उनके किसी बुजुर्ग के बारे में ये बताया जाए कि उन्होंने इतना बड़ा काम इंसानी फलाह के लिए किया है और वो अभी तक चल रहा है. चल रहा है. उनके नाम से हॉस्पिटल मंसूब है, सर गंगाराम हॉस्पिटल. उस पर भी हम ऑब्वियसली उनके लिए बहुत प्राउड मोमेंट होगा और उनके लिए बहुत सारी मेमोरीज भी रिवाइव हुई होंगी क्योंकि वो अपने परदादा की उन्होंने समाधि पे भी हाजिरी थी और अंदरून लाहौर का भी उन्होंने. और लाहौर की किसी भी ऐसी दरसगाह की हम बात कर लें या हेल्थ इंस्टीट्यूट की बात कर लें, दिस इज वन ऑफ द मदर इंस्टीट्यूट्स. इसका इन्फ्लुएंस नजर आता है. और सर गंगाराम के फलाही कामों का या उनकी शख्सियत का इन्फ्लुएंस फिर बहुत सारी लाहौर की शख्सियात के अंदर नजर आता है जो कि उनसे इंस्पायर हुए और उन्होंने फिर लाहौर के लिए या पंजाब के लिए या फिर पाकिस्तान के लिए एंड देन बड़े सगीर के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए. तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट लेगेसी. वी रियली वेलकम कैशा जो कि यहाँ पे मौजूद हैं एंड वी फील प्राउड कि वो यहाँ पे आई हैं. वुड लव कि वो आती रहें
और सर गंगा राम के बारे में जो हमारी नौजवान नस्ल है, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, इनको पढ़ाया जाना चाहिए कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही वाज, बजाय इसके कि हम बहुत सारे मजहबी तासुबात में पढ़ के, अकायद के मसाइल में पढ़ के बहुत सारी शख्सियात को, उनकी खिदमात को डिनाई न सिर्फ करें बल्कि उनका जिक्र ही ना करें। इनके बारे में बताया जाना बहुत ज़रूरी है। सो वंस अगेन वी टॉक्ड अबाउट कैशा राम जो कि पाकिस्तान के दौरे पर हैं एंड आई होप कि शी इज़ एंजॉयिंग हर विजिट इन लाहौर। आगे बढ़ते हुए अब जिक्र करते हैं हम नामवर कोपैमा हसन सदपारा का। बिल्कुल, हसन सदपारा के हवाले से आपको बताएं तो 1963 में पैदा हुए और इनका जो इंतकाल हुआ वो 2016 में हुआ। पाकिस्तानी माउंटेनियर थे, एडवेंचरर थे और इनके हवाले से आपको बताएं तो इनका ताल्लुक जो है स्कर्दू गिलगित बल्तिस्तान से था और ये इन्होंने सदपारा, और इस हवाले से हमने आपको बता रहे हैं कि आज इनको बिछड़े हुए तकरीबन 1 साल बीत चुका है। और कोपैमाई में उनकी कामयाबियों को हवाले से बात करें तो नामवर कोपैमा हसन सदपारा हैं और हसन सदपारा 3 अप्रैल 1963 को स्कर्दू के गांव सदपारा में पैदा हुए। उन्होंने कोपैमाई का आगाज़ 1994 में किया और 1999 से पेशा वराना कोपैमाई शुरू की। 2007 तक पाकिस्तान में वाक़ 8000 मीटर से बुलंद 5 चोटियाँ ऑक्सीजन की मदद के बगैर इन्होंने सर कर ली थी और 99 में कातिल पहाड़ के नाम से पहचाने जाने वाले नांगा पर्वत, और जबकि 2004 में दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 और इसके साथ साथ दीगर चोटियाँ। बिल्कुल, गेशब्रम 2 2007 में, फिर ब्रॉड पीक को सर किया। हसन सदपारा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर मुझे ताउन हासिल हो तो मैं फ़ख्र से अपना झंडा माउंट एवरेस्ट की चोटी तक ले जाऊंगा। आई थिंक ही वाज अ ग्रेट माउंटेनियर जिन्होंने, और हम बीइंग यंगस्टर्स इतना जानते नहीं हैं ऐसी शख्सियात के बारे में। जो लोग माउंटेन्स को समझते हैं, जो लोग इन इलाकों को समझते हैं, दे नो कि व्हाट काइंड ऑफ जेम दिस पर्सन वाज। हसन सदपारा साहब का ये ख्वाब पूरा हुआ जिसका इजहार उन्होंने किया सन 2011 में और वो माउंट एवरेस्ट की चोटी सर करने वाले दूसरे पाकिस्तानी बने। अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान के सदर अबू जफर सादिक के मुताबिक हसन सदपारा हमारे कौमी हीरो थे। 21 नवंबर 2016 को 53 बरस की उम्र में रावलपिंडी में वफात पा गए। इनका मेरे ख्याल में अचीवमेंट सबसे बड़ी यही है कि उन्होंने 8000 मीटर से बुलंद 5 चोटियां बगैर ऑक्सीजन का इस्तेमाल किए इन्होंने सर की। ग्रेट मैन ही। इनको तमगा हुस्न बराए कारकर्दगी भी नवाजा गया और इस हवाले से आज हम हसन सदपारा साहब को याद कर रहे थे और आगे बढ़ते हैं और अपने सेगमेंट की जानिब जाते हैं। आई थिंक वी शुड यस निकले तेरी तलाश में। और निकले तेरी तलाश में आज बात हो रही है मुस्तनसर हुसैन तार साहब की किताब प्यार का पहला पंजाब पे। तो देखते हैं आज का सेगमेंट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। तार साहब के साथ प्यार का पहला पंजाब पर गुफ्तगू हो रही है। उनकी बड़ी खूबसूरत किताब कुंजावान ममोलियाँ देश छड़े असजात सफ़ात पे बेस किया, पंजाब की लोक दानिश के क्या कहने, सूफिया की जो रवायात हैं, उनकी जो शायरी है, लिटरेचर है, पंजाब को जिस भी जहत में देखें तो बहुत ही खूबसूरत धरती है, बहुत ही ज़रखेज़ धरती है। तख़य्युल के हवाले से, ज़हानत के हवाले से, तख्लीक के हवाले से तो बड़ी कमाल धरती का नाम है पंजाब। और प्यार का पहला पंजाब जो है ये तार साहब की किताब है। इस पर गुफ्तगू का सिलसिला जो है उसको जारी रखते हैं। तार साहब, आपने अपनी किताब में शुरू में ही मुनीर न्याज़ी साहब का एक शेर कोट किया है और बेसिकली ऊपर है कि मुस्तनसर के लिए ये न्याज़ी साहब ने लिखा और आगे न्याज़ी साहब का शेर है कि ऐसा सफ़र है जिसमें कोई हम सफ़र नहीं, मंजर है इस तरह का कि देखा नहीं हुआ। 19/2/1998 की शाम, मुनीर न्याज़ी, लाहौर। अच्छा, न्याज़ी साहब का जिक्र आपने इस किताब में प्यार का पहला पंजाब में अंदर काफ़ी यानी तफसील से किया है और मुनीर न्याज़ी साहब जो हैं उनकी पंजाबी शायरी मतलब क्या खूबसूरत शायरी थी। और तो न्याज़ी साहब के हवाले से थोड़ा सा बताइए कि एक तो वो पंजाबी के कितने बड़े शायर थे और दूसरा ये कि उनसे आपका जो ताल्लुक़ रहा वो कैसा था। मुनीर न्याज़ी के साथ मेरा जाहिर है कि भाई एक अदब का और उनकी शायरी के एहतराम का रिश्ता था। ठीक। और बहुत एक ईद को बीमार भी थे, फिर भी किसी के सहारे हो मेरे घर। तो इसमें तो मतलब है कि 2-4 मिनट नाकाफ़ी हैं। बहुत बड़े शायर और वो मतलब कि अब साबित हो रहा है कि जब दूसरे शायर थे वो आहिस्ता आहिस्ता मादूम हो रहे हैं बाद अज़ मौत। मुनीर न्याज़ी उतना ही जिस मजीद अमजद है वो भी डेथ के बाद आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि बाद में आहिस्ता आहिस्ता होता है जब पब्लिक रिलेशनिंग ख़त्म हो जाती है, जब प्रोजेक्शन ख़त्म हो जाती है, सिर्फ शायरी बाकी रहती है। चुनांचे मुनीर पंजाबी में उन्होंने ज़्यादातर जो उनका कलाम है वो ऑलमोस्ट ट्रांसलेटेड है उर्दू के अशार से।
लेकिन उनका वो जो लाजवाल कर गया कि एक शहर दे लोग भी जालिम था, एक मैनू मरन दा शौक भी सी, वो पूरा जो है हिस्सा वो नज़म जो है। बल्कि उसकी इंटरेस्टिंग जो बात है कि मैं खटमंडू गया, वहाँ पे एक सरदार से मुलाकात हुई, उसको शेर व शायरी का शौक़ था। मैंने कहा जी मेरे तो कोई शेर नहीं है, हमारे एक मुनीर नियाज़ी हैं। तो उनको मैंने ये सुनाया कि एक ऊंज भी रावा औखियाँ सन, एक गल च गम दा तौक भी सी, एक शहर दे लोग भी जालिम सन। ये पूरी मैंने जब उनको सुनाई तो कहने लगे कि ये तो ग्रंथ साहब में शामिल करने के लायक ये कलाम। वो मुनीर को मैंने बताया और मुनीर में कना बहुत तो कहने लगे वो सीखने बिल्कुल सही गल की थी। अच्छा, तो मुनीर उर्दू के बड़े शायर थे, वो बड़े शायर थे, लेकिन पंजाबी में हम उनको उस तरह शामिल नहीं कर सकते क्योंकि पंजाबी के बड़े शायर और मतलब नजम हुसैन सैयद है, वो मॉडर्न में फ़ख्र ज़मान भी हैं, मेरे फेवरेट जो है शरीफ कुंजाई हैं। अच्छा, उसके बाद और बहुत से नाम, अहमद राई हैं, अब मेरे जहन में नहीं आ रहा। लेकिन मैं जिस बंदे को पंजाबी का ये पूरे सिनारियों में सबसे बड़ा शायर मानता भी, मेरे मानने से कुछ नहीं होता, वो अपने आप को साबित करता, वो छाया हुआ है, वो है शिव कुमार बटालवी। शिव कुमार में एक ख़ास पैटर्न है शायरी का और वो पैटर्न सरासर पंजाब का है। बाकी जितने भी शायर मैंने नाम लिए ना, इनकी सिम्बलिज्म, इनका एक्सप्रेशन, इनके इस्तारे वो तमाम तर पर्शियन पोइट्री की है। उनमें गुल बुलबुल भी हैं, परिंदे भी वहाँ के हैं और फूल भी वहाँ पे हैं, पौधे। शिव कुमार बटालवी की शायरी में सिर्फ पंजाब के बूटे, सिर्फ पंजाब के फूल हैं और एक्सप्रेशन जो है वो इससे पहले मैं अब उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता। तो माए नहीं माए मैं एक शिकरा यार बनाया है, मतलब उसकी नज़म जो है मतलब इससे क्लासिक, आग सूनी माए उन्हों रोए बुल चिथ के, मतलब वो सारी चीज़ें मुझे हैरत होती है कि इतनी जवानी में वो शख्स मर गया। और मैं एक प्रोग्राम देख रहा था और उसमें ये कहा गया कि भाई शिव कुमार बटालवी जो है, अगर आज किसी को बुल्ले शाह कहा जा सकता है तो शिव कुमार बटालवी। तार साहब, मुनीर नियाज़ी साहब के हवाले से ये भी कहा जाता है ना कि वो मतलब एक तो खूबसूरत आदमी थे, शायरी बहुत खूबसूरत, ये तमाम चीज़ें अपनी जगह, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिस तरह पढ़ते हैं कि वो एक नरगसियत, अनाप परस्त और थोड़ा सा ये उनकी शख्सियत का बड़ा एक जुज़्व और बड़ा एक नुमाया जुज़्व के तौर पे नज़र आता है। तो ये चीज़ आपने नोट की? देखिए, नरगसियत के इल्ज़ाम हम पे भी लगे। मसला ये है कि इसकी जब कोई शख्स हमारे यहाँ नरगसियत कहता है तो उसका एक नेगेटिव पहलू होता है। आप जानते हैं कि वो था, एक शहजादा था ग्रीक और उसको जाकर पानी में अपने आप को देखा और अपने इश्क में मुबतला, वो खूबसूरत बहुत, यानी वो शख्स खूबसूरत होगा तब उसमें नरगसियत आएगी, हर एक में नहीं आएगी। और उसका ये है कि अगर आप अपनी अप्रिशिएशन नहीं करेंगे तो लोग भी नहीं करेंगे। मुनीर जो था उसमें अगर नरगसियत थी तो बिल्कुल वाजिब थी, हीरो बनने आया था, ही वॉज अ वेरी हैंडसम मैन। और मैंने दो लोगों को देखा और उनसे मुतासर हुआ हूँ कि जो मैखार भी थे और बेहतरीन लिबास पहनते थे। मुनीर नियाज़ी का स्पॉटलेस होता था हमेशा लिबास, इसी तरह मंटो साहब का होता था। चुनांचे मुनीर में जो हैं खूबियाँ एज ए पर्सन, ठीक है, उसमें अना बहुत थी, सब शायरों में होती है और बहुत थर्ड रेट शायरों में भी होती है कि जनाब हमने ये जो कहा है ये कौन है जो कह सके। अगर मुनीर में थी तो उसमें ये भी था कि कौन है जो इस तरह की सतरें कह सके, उस बेवफा का शहर है और हमें दोस्तों और अश्के रवां की नहर, मतलब कहाँ तक हम जा सकते हैं। कल ही बात हो रही थी ससुराल फिल्म के गानों की। अच्छा, कि हमारी क्लासिक फिल्म जो थी रियाज शाहिद की बनाई, तो उसमें भी गाने मुनीर के थे और उसमें जो पहली गज़ल हिट हुई है मेहदी हसन की,
वो मुनीर की लिखी हुई थी कि जिसने मेरे दिल को दर्द दिया उस शक्ल को मैंने भुलाया नहीं। अब शक्ल का इस्तेमाल किसी और शायर में नहीं मिलेगा। सूरत लिखेंगे, चेहरा लिखेंगे, उस शक्ल को मैंने भुलाया नहीं। तो मुनीर बहुत मुख्तलिफ, बहुत ही मतलब जो कहते हैं ना कि हिस्से शेर से उसकी मट्टी गूंदी गई थी और फिर उसको बनाया गया। दरअसल आप कटास राज गए और कटास राज जो है उसकी क्या ज़बरदस्त किस्म की एक तारीख है, लेकिन एक तरफ हम देखते हैं कि कटास राज जो है वो इतना अहम तारीखी विरसे के तौर पे हमारे पास मौजूद है, तो दूसरी तरफ सवाल ये पैदा होता है कि कटास का जिक्र एक तो हमारी निसाबी कुतब में कम क्यों है, और दूसरा जो है एक इस्तेलाह इस्तेमाल की जाती है मजहबी टूरिज़म की, रिलीजियस टूरिज़म की, तो उसको हमने इस्तेमाल नहीं किया। और शायद ये कोई सख्त इस्तेलाह हो जाएगी रिलीजियस टूरिज़म की, क्योंकि जिन लोगों का रिलीजन होता है वो शायद इसको इस्तेलाह को पसंद ना करें। मैं इसको कहूँ कि शायद हमने जज्बे खैर सगाली के लिए इसको इस तरह ओपन क्यों नहीं किया, जिसमें हमारे चले मौशी फ़वाइद भी हैं और तमाम चीज़ें अपनी जगह पे हैं, लेकिन कटास राज को हमने इस तरह ओपन नहीं किया, उससे कोई फ़ायदा नहीं उठाया, और फ़ायदा उठाने के अलावा जज्बा खैर सगाली के तौर पे जो भी यानी जिनकी मजहबी अकीदत है इस जगह के साथ, तो मेरा ख्याल है कि उसको करना चाहिए था। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? वकार, इसमें एक हमारी बहुत बड़ी कंट्रडिक्शन है हमारे यहाँ। मतलब कि हम सिख बरादरी को बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, और अच्छी बात। और मतलब है कि हिंदूज़ को बिल्कुल दरखुर इतना नहीं समझते। हालांकि देखा जाए तो 47 में जो मुसलमानों का कत्लेआम हुआ है उसमें सिख बवजूद ज़्यादा उन्होंने पार्टिसिपेट किया, हिंदुओं ने नहीं किया, लेकिन हम उनको गले लगा रहे हैं। ज़ाहिर ये पॉलिटिकल सिलसिला भी होता है, आपको याद है कि भाई जो है करतारपुर एक वो तुरब का पत्ता फेंका ना खान साहब ने यक्का, जिसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, तो हम उनके सारा कुछ बहाल कर रहे हैं। मैं अब ननकाना साहब गया हूँ, वहाँ पे जितने भी हैं पुराने, क्योंकि उनका तो मक्का मदीना ननकाना साहब है, लेकिन हम हिंदुओं को इग्नोर कर रहे हैं, और जबकि सिख यहाँ पे कम है और हिंदू ज़्यादा है पाकिस्तान में। चुनांचे थोड़ी सी हमारी मजबूरी भी है कि भाई हम तहरीक पाकिस्तान के हवाले से उनको बुरा भला कहना जो है वो ज़रूरी हो जाता है जस्टिफाई करने के लिए, लेकिन जो हक़ाइक़ हैं ज़मीनी वो ये है कि बहुत बड़ी तहज़ीब थी हिंदू यानी इस खित्ते में, और कटास राज जो है चूँकि हिंदू तहज़ीब का मज़हर है इसलिए उसको ज़रा सा इग्नोर किया जाता है। लेकिन आप अगर कटास गए हैं तो कटास सिर्फ हिंदू तहज़ीब नहीं है, ये तो वहाँ पे एक स्तूपा के भी आसार है, यानी वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। वक्त हुआ चाहता है एक्सप्रेसो हीरो से आपकी मुलाकात करवाने का। एशियन रैंकिंग अंडर 14 टेनिस टूर्नामेंट जीतने वाले अबू बकर तलहा से आपकी मुलाकात हम करवाने जा रहे हैं। इस बीन ऑन आवर शो बिफोर, इससे पहले बहुत ज़बरदस्त अपनी यंग एज के अंदर अपनी गेम को लेकर कर रहे हैं, कई चैंपियनशिप्स में टाइटल्स अपने नाम कर चुके हैं, और आलमी सतह पर पाकिस्तान का अपनी गेम का नाम रोशन कर रहे हैं। एंड इस वक्त लाइव हमारे साथ स्टूडियोज के अंदर मौजूद है अबू बकर। वेलकम टू एक्सप्रेसो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? इट्स ग्रेट टू हैव यू। बहुत ज़बरदस्त। सबसे पहले जो रिसेंट अचीवमेंट है आपकी, ताज़ा तरीन टूर्नामेंट जो आपने जीता है एशियन चैंपियनशिप, इसके बारे में हमें बताइए। जी, ये ATF टूर्नामेंट है, एशियन टेनिस रैंकिंग टूर्नामेंट हुआ था अभी पिछले महीने, तो इसमें मैं 2 टूर्नामेंट में 4 टाइटल जीता था। तो ये किसी भी प्लेयर के लिए मैक्सिमम अचीवमेंट, 2 टूर्नामेंट में 4 टाइटल जीता। अच्छा, ठीक है। तो ये जो टाइटल आपने जीते हैं, किसके अगेंस्ट आप खेल रहे थे? अपने थोड़ा से इस चैंपियनशिप वाले से बताओ। ये एशियन रैंकिंग टूर्नामेंट होता है, इसमें पूरे एशिया में से कोई भी आ सकता है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये 2 टाइटल जीता था। और किसके खिलाफ खेले थे आप? ये पाकिस्तान के प्लेयर्स पाकिस्तान के थे। 19 से फाइनल हुआ। 19 से फाइनल हुआ था। ठीक है। तो आप ट्रेनिंग कहाँ पे कर रहे हो और कितना टाइम हो गया है आप टेबल टेनिस को परसू करते हुए? पहले तो मेरा शेड्यूल हो रहा था, अब इसाम भाई की अकेडमी में आ गया हूँ, तो उधर 3 घंटे टेनिस होती है और 1 घंटा फिटनेस होती है, और हफ्ते में मैं 2 दफ़ा शाम में क्लब में भी खेल लेता हूँ। अच्छा, हफ्ते में तो क्या ये जो ट्रेनिंग पैटर्न है ये किसी भी टीनेजर प्लेयर के लिए इंटरनेशनली जो खेलते हैं उनके लिए ठीक पैटर्न है, या आपको लगता है नहीं आपको मजीद टाइम देना होगा? जी, ये बहुत अच्छा पैटर्न है, और इसमें हम 3 घंटे टेनिस खेलते हैं और फिटनेस भी होती है, और ये पूरा एक कंप्लीट सेशन है। और ट्रेनर कौन है आपका जो आपको फिजिकली ट्रेन करता है? फिजिकल ट्रेनर तो हमारे अरशद साहब हैं, और टेनिस के कोच हमारे खालिद साहब हैं जो पहले प्लेयर भी थे।
अच्छा, वो खेल एसाम का चूंकि आपने जिक्र किया तो कितनी बड़ी इंस्पिरेशन है आपके लिए एसाम? जी, बहुत बड़ी हमें तो वो inspiration बहुत ही है। हम उनको इंस्पायर करते हैं, Yes. बल्कि वो अभी भी एक करना tennis चाहते हैं, star द वे ही इज सर्विंग टेनिस इन पाकिस्तान। बहुत बड़ी इंस्पायरेशन है क्योंकि वो टेनिस स्टार हैं टेनिस की दुनिया के, Definitely. तो हमारे लिए बहुत बड़ी इंस्पायरेशन तो वो खुद भी आते हैं, ट्रेनिंग जी, देते हैं, आप जिस लोग के भी साथ आते टाइम हैं स्पेंड वो, करते और हैं? बाकी उनके सारे सुपरविजन में होता है जी। ओके, अच्छा, ओके। अब मुझे बताइए कितना भारी रैकेट होता है इसका जिससे आप खेलते हैं? ये तकरीबन 300 ग्राम्स का होता है अच्छा, और 300 ग्राम इज इट इजी टू हिट द बॉल? कितना स्टेमिना इसके लिए चाहिए? एक आम यंगस्टर अगर टेनिस खेलना चाहता है प्रोफेशनली आपकी तरह, तो इनिशियल ग्राउंड के ऊपर आप उसे क्या मशवरा दोगे तलहा? कैसे स्टार्ट करें? पहले तो बेसिक्स वगैरह होती हैं, फोर एंड बैक एंड वगैरह, और फिर स्टेमिना पे काफ़ी काम करना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह है। क्या एक प्लेयर फोर एंड बैक एंड उसके लिए दोनों का एक्सपर्ट होना जरूरी होता है या किसी की स्पेशलिटी एक भी हो सकती है? फोर एंड बैक एंड तो ये दोनों चाहिए होते हैं ना खेलने के लिए, वरना फिर वो एक साइड वीक हो जाती है, तो इस तरह फिर वो तो क्या प्लान है अबूबकर, आगे कौन से चैंपियनशिप के लिए खुद की तैयारी कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, कहाँ पे खेलना है और किसके साथ खेलने की ख्वाहिश है, ये बताएं। मैं आगे प्लान कर रहा हूँ कि मैं इंशाल्लाह अंडर 14 एशिया नंबर 1 होना है, और जिसके लिए मेरे पापा एक्सपेंस इकट्ठा कर रहे हैं, तो सही अगर है। वो होगा तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद कितना है कि मैं- एक्सपेंस है इसके लिए? इसके लिए कम से कम कोई 50 लाख चाहिए होंगे। 5 मिलियन चाहिए? जी, जी। कहाँ खेलोगे जाके तो आप? ये बाहर मुल्क में खेलूंगा, हमारे एशिया में, पूरे एशिया में खेलने पड़ेंगे उसके। अच्छा, ठीक है। तो अभी जहाँ पे आप खेलने जाते हो, आपके पास कोई स्पॉन्सर्स हैं जो आपको स्पॉन्सर करते हैं इन स्पोर्ट जी, एसए गार्डन मुझे स्पॉन्सर करता है, और वापडा मुझे स्पॉन्सर करते हैं, और हसीन नसीब वाले जो फायर एक्सट्रीब्यूशन वाले वो मुझे sponsor- ठीक है, चलिए, तो हम जबरदस्त। भाई इनके स्पॉन्सर्स को अप्रिशिएट करना चाहेंगे और साथ ये भी कहना चाहेंगे जितनी भी अच्छी बड़ी कंपनीज हैं, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी शोबे से है, वो कम से कम एक दो एथलीट्स को या स्पोर्ट्समैन को अगर स्पॉन्सर करना शुरू कर दें, उनके एक्सपेंसेस बेयर करना शुरू कर दें, जो उनके लिए कोई बड़ी अहमियत वाली बात नहीं है, तो आई थिंक पाकिस्तान में मुख्तलिफ गेम्स बहुत अच्छे से प्रमोट हो और सकते एंड हैं। पे हम अबूबकर से एक मैसेज लेंगे। अबूबकर, कुछ कहना चाहें? बहुत सारे बच्चे, यंग बच्चे आपको देख रहे हैं जो आप ही की तरह खेलना चाहते हैं। उनके लिए मैं ये मैसेज दूंगा कि जो भी करें उसमें अपना 100% दें। जबरदस्त। वी विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक अबूबकर, अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबी। हमें ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हम एहसामुल हक के इस टैलेंट प्रोग्राम को ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहेंगे, क्योंकि इन्होंने एहसान ने बहुत मेहनत भी की है इस हवाले से और बहुत काम भी कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है एक प्लेयर के लिए कि वो अपनी तरह बहुत सारे टैलेंट को आगे लेकर आए, उनको इनकरेज करे। और जो अकेडमी में जिसमें अबूबकर प्रैक्टिस करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, एहसान ही की अकेडमी है, और इनकी जब ये लॉन्च करने वाले थे तो हमारे शो पर आकर उन्होंने प्रमोट भी किया था। सो उनके लिए भी ये बात, और उनको भी इस बात का क्रेडिट देना चाहिए कि वो टेनिस जैसे स्पोर्ट को आगे लेके जा रहे हैं और बच्चों को इनकरेज कर रहे हैं। बिल्कुल जी, इसी नोट के ऊपर हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब हम आएंगे कुछ ही देर के बाद एक ऐसे सिंगर से हमने आज आपको ओए मिलवाना वाह। है, सरप्राइजिंगली, मतलब हैरान हो जाएंगे आप। ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं। अब आपको बताएंगे कि चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद ने एक और एजाज अपने नाम कर लिया है। सारा अहमद को बच्चों के इस्तेसाल से बचाव और उनके हकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर खिदमात के सिले में इटली में ग्लोबल कोलैबोरेटिव अवार्ड से नवाजा गया। और पाकिस्तान के अलावा अगर हम बात करें तो दुनिया भर से सिर्फ 10 अफराद को बच्चों के इस इस्तेसाल को रोकने और उनके हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने पर यह अवार्ड दिया गया है, और सारा अहमद उन 10 लोगों में से एक हैं। सारा ने अवार्ड की तकरीब से खिताब किया। साथ साथ उन्होंने कहा कि अवार्ड पाकिस्तान के तमाम बच्चों के नाम करती हूँ। साथ साथ उन्होंने इस अज़्म का भी इजहार किया कि बच्चों को इस्तेसाल से बचाने और उनके हकूक की जिम्मेदारी को पहले से भी बेहतर तरीके से निभाएंगी। इस वक्त सारा अहमद, चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, हमारे साथ मौजूद हैं। उनको हम खुशामदीद कहते हैं। वेलकम टू एक्सप्रेसो सारा। एंड सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद इस अवार्ड के लिए जो कि आपको दिया गया, आपकी खिदमात के लिए। बहुत अरसे से हम आपकी कोशिशों को देख रहे हैं जो आप चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के चेयरपर्सन होने के नाते कर रही हैं बच्चों के हवाले से। अवार्ड मिलने के हवाले से बताइएगा। जी, थैंक यू सो मच फॉर द विशेस। और बिल्कुल मेरे लिए बहुत बड़े ऑनर की बात है, और सिर्फ मेरे लिए नहीं, आई थिंक पंजाब गवर्नमेंट के लिए, पाकिस्तान के लिए भी, कि पाकिस्तान का नाम इस सेंस में वहाँ पे लिया गया और अप्रिशिएट किया गया कि पाकिस्तान में चाइल्ड प्रोटेक्शन के ऊपर, चाइल्ड अब्यूज़, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़
स्पेसिफिकली को रोकने के लिए कितना अच्छा मीनिंगफुल काम किया जा रहा है। तो इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर मी, पाकिस्तान एंड द पंजाब गवर्नमेंट। और ये बेसिकली ग्लोबल कोलैबोरेटिव एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर्स ने, उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन NGO बनाई जिन्होंने दुनिया में से ऐसे 10 लोगों को चूज किया जो अच्छा काम कर रहे हैं चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के ऊपर, जो कि हमारे मुआशरे के लिए भी बहुत एक अहम सब्जेक्ट है। तो उसमें से उन्होंने, आई वॉज वन ऑफ देम, आई वॉज नॉमिनेटेड एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट द अवार्ड। एंड मैंने वहाँ प्रेजेंटेशन दी और मैंने वहाँ पे ये रेज किया कि ये सिर्फ मसला पाकिस्तान में नहीं है, ये ग्लोबल इशू है चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज का। और पाकिस्तान के स्टेट इंस्टीट्यूशन हमें कितना सपोर्ट करते हैं यहाँ पे अगर कोई भी नोबल काम किया जाए उसमें। और ये कि जैसे चाइल्ड पोर्नोग्राफी का एक बहुत बड़ा इशू है जो मैंने हाईलाइट किया अगले दिन जो पैनल डिस्कशन और प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वहाँ पे, कि ये इतना बड़ा इशू है, ये डार्क वेब पे वीडियोस डाली जाती हैं। तो सिर्फ पाकिस्तानी गवर्नमेंट अकेले नहीं, पूरे दुनिया की जो गवर्नमेंट्स हैं दे हैव टू वर्क टुगेदर टू कॉम्बैट इट। और मेरे अलावा एक जो फर्स्ट लेडी है सियरा लियोन की, उनको भी अवार्ड मिला, शी वाज आल्सो वन ऑफ अस वहाँ पे। ठीक है, तो हम अगर अपनी सोसाइटी की बात करें, अचीवमेंट तो एक तरफ है लेकिन दूसरी जानिब इस अचीवमेंट के पीछे वो तमाम मसाइल हैं जिसको हाईलाइट करके शायद दुनिया समझती है कि हम बेहतर तौर पे काम करें, लेकिन काम की ज़रूरत तभी पेश आती है जब मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं। इन मसाइल को लेकर पाकिस्तान के पास क्या सोल्यूशन है जो आप बतौर पाकिस्तानी दुनिया के सामने रख रही हैं? बिल्कुल, अगर सिर्फ पाकिस्तान की बात की जाए तो मुझे लगता है कि 2-3 चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं चाइल्ड अब्यूज़ या बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। एक है सबसे आसान चीज़ जिसमें इवन मनी, इट्स डजंट इवन कॉस्ट मच, और वो है अवेयरनेस। जैसे कि मीडिया मेरा बहुत साथ देता है, हमारा चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का भी, जैसे आपने अपने शो में अभी ये हाईलाइट कर रहे हैं बात, तो मीडिया के थ्रू अवेयरनेस रेजिंग से कि चाइल्ड अब्यूज़ जो है वो बहुत बड़ा गुनाह है और बहुत बड़ा क्राइम है एक, और प्लस अपने बच्चों को लोग तालीम दें, गुड टच बैड टच में फ़र्क बताएं, स्ट्रेंजर्स को ट्रस्ट ना करने की उनको सिखाएं ये बात। तो ये चीज़ें, और प्लस ये सिलेबस का पार्ट होनी चाहिए। मतलब ये कुछ चीज़ें जो हम आराम से कर सकते हैं। और दूसरी बात है स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी जिसकी मैं बात करती हूँ, जब अच्छी इबरतनाक सजाएं दी जाएंगी, बिल्कुल, बिकॉज मुझे लगता है कि देखिए ये बात मैंने वहाँ नहीं हाईलाइट की, लेकिन ऑफ कोर्स दिस इज वी आर जस्ट टॉकिंग बिटवीन अस। तो ये बात है कि यहाँ प्रोसिक्यूशन में फ्लॉज हैं, जुडिशरी में फ्लॉज हैं। मुझे लगता है हमारा स्पीडी जस्टिस की हमें बहुत जरूरत है, हमें चाइल्ड कोर्ट्स की जरूरत है हर शहर में, हमें प्रॉपर प्रोसिक्यूशन की जरूरत है। हमारी तो FIR दर्ज होने में 6-7 घंटे लग जाते हैं। तो यू नो ये कुछ चीजें जिस पे वी रियली नीड टू वर्क हार्ड। जी ठीक है। अच्छा सारा, जैसे आपने खुद कहा कि ये तो ऑब्वियसली हम अगर अपने पाकिस्तान की अगर हम बात करें, आप जो जिस तरह से आप इस इदारे को चला रही हैं, आप लोग क्या फौरी तौर पर इकदाम करते हैं? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं इस तरह के, और हम अगर चाइल्ड जो कहने अब्यूज़ के हवाले से बात करें, जो भी मामलात हैं इसमें आप चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के चेयरपर्सन होने के नाते क्या फौरी तौर पर इकदाम करती हैं जिसका आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी? बिल्कुल, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक तो हमें ना तकरीबन कोई लास्ट ईयर से अब तक केसेस डिक्रीज हुए हैं, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग कि केसेस लास्ट ईयर से अब तक हमने देखा है कोई 30% डिक्रीज इस साल। तो ये दिस इज़ अ पॉजिटिव न्यूज़। एंड उसके अलावा हम क्या करते हैं कि जैसे हमें कोई केस रिपोर्ट होता है, हमारी हेल्पलाइन है 1121, जैसे ही केस रिपोर्ट होता है फौरी हमारी प्रायोरिटी होती है बच्चे को प्रोटेक्टिव कस्टडी में लेना। ठीक है, तो वो पहले हम लेते हैं, फिर उसके बाद कल्प्रिट पे एक्शन लिया जाता है। हम अवेयरनेस रेजिंग पे बहुत काम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा वक्त का मसला है, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह किसी और नशिस्त में डिटेल जरूर बात करेंगे। बहुत अच्छा मौजू है, बहुत प्राइम मौजू है। हम सब लोग जो इस वक्त बहुत जिम्मेदार जगहों पे बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं हम इसका शिकार हुए हैं, कहीं ना कहीं हमें ये फेस करना पड़ा है हमारी सोसाइटी के अंदर। सो चाइल्ड अब्यूज़ का मामला सबके साथ है। बीइंग पेरेंट्स भी हमें इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। और एक बड़ा अहम नुक्ता सारा ने सज़ा के हवाले से कहा, जब तक कलीदी सजाएं नहीं दी जाएंगी ये मसला हल नहीं होगा। मसला बनता है, ट्रेंड करता है, गायब हो जाता है, ज़ैनब जैसे वाक़यात होते हैं, सजाएं देनी पड़ेंगी। लोगों को एहसास होना चाहिए, जब तक आप एक एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे तब तक ऐसे वाक़यात बिल्कुल ख़त्म नहीं होंगे। सारा अहमद से हम आपकी मुलाकात करवा रहे थे, अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जब से सोशल मीडिया आया है, जहाँ पे इसने बहुत सारी चीज़ें मनफी की हैं, लोगों का सुकून बर्बाद हुआ है, बहुत सारी खबरों की ओवरडोज हो गई हैं खबरें, वहीं पे सोशल मीडिया ने ये किया है कि कुछ ऐसा हिडन टैलेंट सामने लेकर आया है जिसने हमें बहुत ज़बरदस्त किस्म की आवाज़ें, मज़ेदार किस्म के चेहरे और टैलेंट दिया। और पाकिस्तान का नाम उन ममालिक में है जहाँ पे टैलेंट की तो कोई कमी है ही नहीं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू म्यूज़िक। हमने कल एक वीडियो हमारी नज़र से गुजरी सोशल मीडिया पे, उसमें एक नौजवान गुलकार जो कि बज़ाहिर एक मजदूर आदमी है, गाड़ियाँ वगैरह साफ़ करता है, मेहनत करता है, वाइपर लगाते हैं गाड़ियों पे, वो एक गाना गाते नजर आए, लेकिन गाना वो गा रहे थे किसी अलग ही लेवल का। आई मीन शफकत अमानत अली खान साहब के लेवल का गाना वो गा रहे थे। नाम उनका मोहम्मद अली है, इनिशियल फ्रेम में आपको नजर आए होंगे, आपका तारुफ भी करवाते हैं, आपसे मिलवाते भी हैं, बहुत कमाल गाते हैं मोहम्मद अली। इस वक्त तुम्हारे साथ मौजूद। खुशामदीद, आपको कैसे हैं आप? ठीक ठाक। मोहम्मद अली, आपने कल हमने आपकी जो वीडियो देखी, जब ये वीडियो बनी आपको पता था कि आप इतना जितना आप सुरीला गाते हैं लोग आपको इतनी जल्दी पहचान भी लेंगे? नहीं, ये तो पता नहीं था, बस वैसे अचानक एक ये मजाक सा हुआ है। मजाक हुआ है? ये आपके साथ किस्मत ने ऐसा खूबसूरत मजाक किया है कि एक गाड़ी आई है और मैं गुनगुनाता रहता हूँ अक्सर, मेरी आदत, तो उन्होंने सुन के 50 रुपए मेरे हाथ में रख दी। तो मैंने उन्हें कहा कि इतना सस्ता गाना है हमारा। उसके बाद मुझे नहीं पता, एक प्राडो गाड़ी आई, उसने मूवी शूवी बनाई है, तो उसके बाद कालें आना शुरू हो गई। हाँ, ये एक्चुअली ओपीएम है, एक फोटोग्राफर, उन्होंने ये वीडियो कल सोशल मीडिया के ऊपर डाली और ओपीएम ने उसके बाद इनका नंबर भी अगली अपनी स्टोरी में लगाया। उसके बाद हमने कोशिश की, हमारी टीम ने फौरन इनसे रब्ता कर लिया कि इनसे बात की जाए। अंग्रेजी में एक टर्म होता है, आप कितने पढ़े लिखे हैं बाय द वे? कुछ भी नहीं पढ़े लिखे। फ्लॉलेस जिसे इनकी गायकी फ्लॉलेस है, जितना हमने इनको सुना है। बहुत कमाल आप गाते हैं, हम आपके फैन तो हो ही चुके हैं। कुछ ऐसा आप सुनाइए जो अभी तक शायकीन नाजरीन ने नहीं सुना, उनके सामने रखिए जरा कुछ। मैं उस्ताद की चीज सुना जरूर। तुरे बिन जिया जाए ना, जलूं तेरे प्यार में, करूं इंतजार तेरा, किसी से कहा जाए ना। रे तुरे बिन जिया जाए ना, याद तिहारी मोरा मन तड़पाए, सारी राना नींद ना बिरहा तुम्हारी देखूं तिहारी, दो नैनों के दीप जलाए, जलूं तेरे प्यार में, करूं इंतजार तेरा, किसी से कहा जाए ना। वाह 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 अली, क्या बात है। अली मुझे एक बात बताएं, ये शौकिया है सिर्फ, कहीं सीखा नहीं आपने? शौकिया है, बचपन से मेरा लगाव है यार। आप इतना अच्छा गा रहे हो, आपने सीखा भी नहीं है किसी से? बस उस्ताद नुसरत को सुना है, तो सिर्फ सुना है नुसरत फतेह अली खान को। अगर नुसरत फतेह अली खान को सुनने वाला इतना कमाल गा रहा है, तो जो उनसे सीखता होगा या सीख लेता तो वो क्या गाएगा। कमाल है ब्रदर। हम वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, इस शुक्रिया के साथ कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। नाज़रीन आपसे इजाज़त भी चाहेंगे हम शो ख़त्म करते हुए, लेकिन इन दी एंड हम चाहेंगे एक और कोई अच्छा सा गीत और कुछ कहना भी चाहें आप अपने जो आपको देख रहे हैं इस वक्त, कुछ भी कहना चाहें जरूर। कहना ये चाहता हूँ कि
लोग बहुत मिलते हैं, लाखों लोग मिले। यूट्यूब पे भी लोगों ने मूवी सपोर्ट नहीं करते। अपनी चैनल बनाए हैं, पैसा कमा रहे हैं, ठीक। हमें कोई सपोर्ट नहीं। और आपको जरूर और सपोर्ट वक्त मिलनी ज़ाया चाहिए। करते हैं बुला के, अपना मतलब निकालते हैं बस। चलें, कुछ सुनाइए हम, और इसके लिए हम जो कुछ कर सके जरूर करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया कि आप आए। सो इन दी एंड, मोहम्मद अली फॉर यू। जानिया हरिया जानिया हानिया तू भी सिख कदी दुख सुख पालना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना है, तेरे बिन नहीं जीना मर जाना ढोलना। पुछ काले बदला तो सीने विच अग ला के लंघ गईयां, कई बरसातां टुर गयो सजना, नींद रखो के जाग के कटियां रातां, आ भी जाना सता वास्ता प्यार दा, ए रुता सोनिया मुड़ नहीं आनिया तेरे बिन। वाह 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 वाह, ब्रिलियंट, अल्लाह थैंक यू वेरी मच। हाफिज।